आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा डोमेस्टिक वायलेंस का, अगर केस आपके पास आया तो? एक लेडी थी, लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया, कुछ लेडीज़ मेरे पास आई और वो कहती कि मैडम जो आप अभी बता रहे थे ना कि ऐसे होता है, इसका पति इसको मारता है। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं शिकायत करती हैं, मतलब अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा सास ससुर की तरफ से भी बहुत वो है, तो वो बोली पति नहीं मारेगा तो कौन मारेगा मैडम, इसमें क्या शिकायत करनी है, पति ही तो है ना, कोई बाहर का थोड़े ना मार रहा है। तो दैट टाइम आई रियलाइज़ कि यहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये तो फिर भी फिज़िकल वायलेंस है। व्हाट आई रियलाइज़, मैं बहुत सारी जगहों में ये देखती हूँ, लोग इमोशनली टॉर्चर करते हैं, और महिलाएं में ये, यहाँ स्पेसिफिकली मैं विमेन के लिए नहीं बोलूँगी, कोई भी इंसान को एक लेवल के बाद कितने टॉर्चर करो ना, तो वो बहुत एक तरह का एक वायलेंस है, बट लोगों को नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि यहाँ ना फिजिकली कोई वायलेट मतलब मार रहा है ना पीट रहा है, तो शिकायत भी करेंगे तो किसकी करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का जो एपिसोड होने वाला है, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट, दैट इज़ विद द लॉयर। तो आज इनके साथ हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है मीनू पाधा। शी इज़ चाइल्ड एंड वुमेन राइट्स लॉयर। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड एक्सप्लोटेशन के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, वुमेन्स राइट्स के बारे में। उनके साथ साथ अगर कोई वायलेंस या फिर कुछ वायलेट करता है, उसके साथ साथ कौन सी सेक्शंस अप्लाई होती हैं, उसके बारे में भी आज के पॉडकास्ट में मैंने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में शायद पहली बार है कि हम एक लॉयर के साथ बात करने वाले हैं। तो जो लॉयर आज हमारे साथ हैं उनका नाम है मीनू पाधा। हेलो मैम। हेलो तन्वी, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। मैम, स्टार्ट करने से पहले आप अपनी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे? श्योर तन्वी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली आई एम एडवोकेट मीनू पाधा। मेरा जो प्रैक्टिस है वो पर्टिकुलरली वुमेन और चाइल्ड राइट्स पे है, एंड आई एम एक्टिवली वर्किंग फॉर वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स। JNK में मैं पिछले 4-5 साल से एक्टिवली वर्क कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं जम्मू यूनिवर्सिटी सेक्शुअल हरासमेंट कमेटी में मेंबर भी रह चुकी हूँ, एंड अभी राइट नाउ आई एम अ मेंबर इन सेक्शुअल हरासमेंट कमेटी ऑफ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा एंड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके जी, आप जम्मू से ही हैं? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। ओके 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 जी, मैम, अपनी आप जर्नी के बारे में बताएंगे, आपने कैसे स्टार्ट किया? व्हाई डू यू चूज टू बीइंग अ लॉयर? लॉ ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ थोड़ा पावरफुल प्रोफेशन बचपन से ही बहुत अट्रैक्टिव लगता था। कि यार ये बड़े स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही। और पापा थोड़ा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, तो वो हमेशा से चाहते थे कि मतलब मैं लॉयर नहीं बना, मेरे फादर ने, मतलब मैं नहीं बन पाया, बट मैं अपने बच्चों को लॉ ही कराऊंगा। मम्मा को भी अच्छा लगता था। बट हाँ ये है कि थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन बनती गई अपने आप। में कहूँगी कि JUET का एग्ज़ाम वो जो निकलता है, और वो किया, क्रैक भी हो गया, तो लॉ स्कूल में एडमिशन भी हो गई। और ओके ओके ग्रेट। मैम, व्हाई डू यू चूज स्पेसिफिकली द वुमेन्स एंड चाइल्ड राइट? तन्वी, इसमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बहुत इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि जब मैंने देखा, बेसिकली आई एम फ्रॉम तहसील मजालता ऑफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। वो तहसील मजालता, वहाँ पे एक छोटा सा गांव पड़ता है बट्टल, वहाँ से हूँ मैं। तो वहाँ पे मैं उस पूरी तहसील में पहली लड़की फीमेल वकील हूँ। तो जब मैं लॉ कर ही रही थी, अब आपको पता है कि गांव के लोगों को ये नहीं पता होता है कि लॉ कर लिया है, कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं लॉ कर रही थी, मतलब मैं वकील हूँ। तो जब मैं अपने गाँव में घर में जाती थी, तो उनको बड़ा था, मतलब महिलाएं, क्योंकि वहाँ पे 2 ही मेल लॉयर्स थे जो मेरे तहसील कोर्ट में थे। तो उनको ये होता था कि लड़की चलो वकील है, तो लड़कियां, औरतें बड़ी कंफर्टेबली मुझे बताती थी क्या क्या सिचुएशन उनके साथ फेस करती, डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ में भी वो थी। तो वो देख के मुझे लगा कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि मेंस राइट्स के लिए वो है, वो सब सही है, सब कुछ अपनी जगह है। बट मैं देखती हूँ कि जब हम बात करते हैं पहाड़ी रीजन्स की, या फिर
जो छोटे शहर हैं जैसे हमारा JNK है, जम्मू है, उधमपुर है, चेनाब वैली रीजन्स है, वहाँ पे मैं बात करूँ तो लोगों को एग्जैक्टली जो विमेन है उनको नहीं पता होता है कानून का। मिसयूज़ भी आजकल देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे यहाँ की महिलाएं, अगर हम पहाड़ी दूर दराज की औरतें देखें, उनको ये भी नहीं पता है कि कानून को इस्तेमाल कैसे करना है। वो सहती रहेंगी और उनको ये भी नहीं पता होता है कि बस यही दिमाग में है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वकील पैसे लेगा, पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आगे वहाँ पे मोलेस्टेशन फेस ना करनी पड़े। ये सब अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ना, तो ये मुझे था कि बच्चे और महिलाएं जो है ना, इस टॉपिक पे मैं जब लॉ कर रही थी उन्हीं दिनों में मैं लीगल अवेयरनेस कैंप अपने गांव में लगाने लगी थी। मतलब जिन कानूनों का मुझे थोड़ा बहुत पता चलता था उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं वहाँ बता देती थी, देखो तुम्हारे बच्चों के पास ये स्कूल जाने का अधिकार है, गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती। तो मतलब मुझे बचपन से ये ड्यूरिंग माय लॉ कोर्स ना, मुझे इस टॉपिक पे लगता था कि नहीं, एक ही टॉपिक पे ना, मतलब मुझे इसी पे एक्सेल करना है, इसी पे कुछ करना है, कुछ चेंज लाना है। ओके, ग्रेट। मैम, अभी आपने यूज़ किया डोमेस्टिक वायलेंस, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें, जैसे आपने बोला कि आप फारफलंग एरिया से है, तो ज़्यादातर वहाँ पे लोग नहीं करते, रजिस्टर नहीं करते FIR वगैरह कि डोमेस्टिक वायलेंस है। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा डोमेस्टिक वायलेंस का, अगर केस आपके पास आया तो? फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी कि यही लीगल अवेयरनेस कैंप हम लगाते रहते हैं, जो जितने भी गांव के रीजन्स हैं वहाँ पे। एक लेडी थी, लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया, कुछ लेडीज़ मेरे पास आई और वो कहती कि मैडम जो आप अभी बता रहे थे ना कि ऐसे होता है, इसका पति इसको मारता है। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं शिकायत करती हैं, मतलब अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा सास ससुर की तरफ से भी बहुत वो है, तो वो बोली पति नहीं मारेगा तो कौन मारेगा मैडम, इसमें क्या शिकायत करनी है, पति ही तो है ना, कोई बाहर का थोड़े ना मार रहा है। तो दैट टाइम आई रियलाइज़ कि यहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये तो फिर भी फिज़िकल वायलेंस है। व्हाट आई रियलाइज़, मैं बहुत सारी जगहों में ये देखती हूँ, लोग इमोशनली टॉर्चर करते हैं, और महिलाएं में ये, यहाँ स्पेसिफिकली मैं विमेन के लिए नहीं बोलूँगी, कोई भी इंसान को एक लेवल के बाद कितने टॉर्चर करो ना, तो वो बहुत एक तरह का एक वायलेंस है, बट लोगों को नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि यहाँ ना फिज़िकली कोई वायलेट, मतलब मार रहा है, ना पीट रहा है, तो शिकायत भी करेंगे तो किसकी करेंगे। तो यही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इमोशनल अब्यूज़ भी कवर है। सपोज़ एक लेडी है मेरे पास ही, एक आई वोंट डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी, बट उसकी 2 बेटियाँ हैं, बेटा कोई नहीं है। अब जो सास ससुर की तरफ से कोई भी आता है घर में, तो उन्होंने सबसे पहले ही वही टॉर्चर करना उसको, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, पति भी जो है वो लड़का नहीं है, मतलब इस तरह से कि बेटियां हैं, शादी करनी पड़ेगी, ये वो। अब वो उस लेवल की टॉर्चर हो गई, एक तो वो सीवियर डिप्रेशन की मरीज़ हो गई है, और मतलब कभी कभी बोलती कि मैडम इससे अच्छा मैं ख़त्म ही कर दूँ अपने आप को। इस लेवल का आप देख रहे हैं, फिज़िकल वायलेंस नहीं होती है उसके साथ, लेकिन इमोशनली उसको उस लेवल का टॉर्चर किया जा रहा है कि वो अपनी जान तक ख़त्म करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसकी जानकारी जो है, कानून हमारे देश में इतने कानून हैं तन्वी, आप देखेंगे हर एक टॉपिक पे कानून है। डोमेस्टिक वायलेंस पे लॉ है, जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके लॉ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके लॉ है, बच्चों के साथ कोई अगर सेक्सुअली अब्यूज़ करता है उनको तो उसके लिए लॉ है, हर सब्जेक्ट पे लॉ है। बट अवेयरनेस ना होने की वजह से ये लॉज सिर्फ मिसयूज़ का वो एक इशू बन जाते हैं, या फिर जहाँ पे नहीं पता उनको बिल्कुल नहीं पता होता है। सो दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। जी जी जी। मैम, अभी आपने ना जिक्र किया कि फिज़िकल वायलेंस नहीं हो रहा है लेकिन इमोशनल मेंटल वायलेंस हो रहा है। इन दैट केस हमको किस प्रोस्पेक्ट में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके साथ इस तरह से कुछ हो रहा है तो नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है आपका, यू हैव टू रिपोर्ट इट। आपको रिपोर्ट, जैसे आपने रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा जिक्र किया, लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं क्राइम, और इसी वजह से वो और बढ़ावा मिलता है जो कर रहा होता है। जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे चले जाओ आप, 0 FIR का प्रोविज़न है। आपको ये भी नहीं है कि सपोज़ अगर आप इस टाइम दिल्ली में हैं और आपका पति जो है आपको दिल्ली में मारा, बट बेसिकली यू आर फ्रॉम JNK, तो ऐसा नहीं है कि आपको वापस JNK में आना है, अपने घर के पास के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है। 0 FIR में आप जहाँ पे हो इस टाइम, जो भी आपका, सपोज वी आर इन दिस प्लेस, जो भी हमारा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, हमको वहाँ जाके रिपोर्ट करना है।
अब उस पुलिस वाले की ड्यूटी है टू फॉरवर्ड दैट कंप्लेंट टू दैट पर्टिकुलर ऑफिसर, पुलिस स्टेशन जहाँ पे आप हो। तो मतलब ये है। उसके बाद फ्री लीगल एड का प्रोविज़न है, जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, नॉट ओनली इन JNK बट हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक लीगल एड सेल होता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर वो इस्टेब्लिश किया जाता है। वहाँ पे आपको बस ये बताना है, आइदर यू आर अ ओल्ड एज पर्सन, आप ओल्ड एज पर्सन है, सीनियर सिटीज़न है, बच्चे हैं, आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, या आप विमेन हैं, आपको उसी वक्त मुफ्त वकील जो है वो मुहैया कराया जाएगा। ओके। लेकिन लोगों को क्या रहता है कि अगर हम लॉयर की फ़ीस कैसे अफोर्ड करेंगे, वो भी एक रीज़न रहता है। पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं, जब पुलिस वाले FIR, सपोज़ अगर एक लेडी है उसके साथ एग्जाम्पल पे लेते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस हुआ है, वो जाती है वहाँ पुलिस स्टेशन, और पुलिस में जो ज़्यादातर देखने को मिलता है उसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है वहाँ से, वहीं पे वो रुक जाएगी। अगर एक प्रिज्यूम ही करते गांव की औरत है, बड़ी करेज लेके वो पुलिस स्टेशन तक पहुंची है, आगे वहाँ से उसको जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है वो वहीं पे गिव अप कर देती है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपको वहाँ से नहीं मिला है तो आप अगर फ्री लीगल एड का प्रोविज़न है, अगर फ्री लीगल एड आपको मिलती है, आपको मुफ्त वकील मिल सकता है, देन व्हाई यू डोंट अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज अ मेन थिंग। ओके। मैम, आपने पॉश एक्ट के बारे में अभी जिक्र किया, आप प्लीज़ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, पॉश एक्ट बेसिकली जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस में, आजकल हम देख रहे हैं कि विमेन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना एम्पावर्ड फील करते हो, तो वो बाहर जाती हैं काम करने के लिए। क्योंकि मैं खुद सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में 2-3 कमेटीज़ में मेंबर हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जब महिलाएं बाहर जाती हैं काम करने के लिए तो उनको बहुत सारा अपने वर्क प्लेस में डेली कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। एक लिमिट तक तो चलिए ठीक है, इग्नोर किया जा सकता है, बट जहाँ पे एक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही वर्स्ट हो जाए कि आपको काम करने में मतलब वहाँ पे एक अच्छा सेफ फील होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको एक डर महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे एज़ पर पॉश एक्ट, जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके ये एक्ट है 2013 का, इसमें इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी वर्क प्लेस जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, जहाँ पे भी, इट मे बी द प्राइवेट कंपनी, इट मे बी एक छोटा प्राइवेट वर्क प्लेस हो सकता है, गवर्नमेंट है, जितने भी वर्क प्लेस है जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है, अगर आपके पास कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट आपके साथ कोई करता है या आपके किसी कलीग के साथ करता है, तो आप वहाँ IC में जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वो जो IC होती है, लाइक वो कमेटी होती है, उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, और वो IC पूरा लीगली इंक्वायर करती है, और लास्ट में आफ्टर सम डेज वो रिपोर्ट सबमिट करती है कि हाँ एक्चुअल में इस आदमी ने इनके साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट किया है। देन इट मे बी द पुलिस केस, और वो डिपेंड करता है कि वर्स केस में पुलिस केस बन जाता है, लेकिन बाकी नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन उस आदमी पे लिया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं यही बोलूँगी कि JNK में देर आर सो मैनी वर्क प्लेसेस, लेकिन ऑन ग्राउंड देखें IC बहुत कम में कॉन्स्टिट्यूट की गई है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखें चाहे वो प्राइवेट देखें, तो बहुत कम है यहाँ पे, पॉश प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ओके जी। मैम, अभी ना आपने बीच में बात की थी कि वुमेन फॉल्स केस भी एक्यूजमेंट लगाती है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे फॉल्स केसेस होते हैं ओवर द मेन। हमें पता है कि वुमेन सेल बने हुए हैं जिसमें लोगों की हेल्प होती है, वुमेन्स की स्पेशली। ऐसा कोई एक्ट है या फिर ऐसा कोई स्पेशल लॉ है अगर लड़कों पे या फिर लड़कों को प्रोटेक्ट करने के लिए? तन्वी, ये एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में, अगर देखने को मिल रहा है, और ये रियल भी है। मेरे पास भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मेन जो हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है एक्चुअल में, और वो मतलब ऑफिस में आके रोए हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि देवर क्राइंग कि मतलब हमें नहीं रहना है साथ में, बहुत मुश्किल हो रहा है, इस लेवल का टॉर्चर है। तो लॉज भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए बराबर हैं, लेकिन विमेन के लिए कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन की वजह से ना एम्पावर करने के लिए उनको वो बनाई गई हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई स्पेशल जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो क्या मेन के लिए भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आजकल देखने को मिल रही है, कोर्ट में कुछ ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं,
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स की तरफ से कुछ ऐसे जजमेंट आ रहे हैं जो जेंडर न्यूट्रल है, जहाँ पे लगता है कि अगर सपोज एक विमेन जो है वो मेंटेनेंस केस, जो ज़्यादातर कोर्ट में देखने को मिलता है कि मेंटेनेंस के लिए केस कर देती है फॉल्स, की हाँ मतलब अपना खर्चा लगाना अच्छा खासा एक विमेन कमाती है, लेकिन फिर भी वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए केस कर दे कि मुझे इतना पोर्शन चाहिए इसका, मुझे मंथली ये पैसा चाहिए। ये मिसयूज़ एक्चुअल में हो रहा है कोर्ट में। यहाँ पे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? सबसे पहले तो आपको एक प्रूफ जो है, क्योंकि कोर्ट में देखिए आपको प्रूफ के बिना नहीं होगा। मैं कोर्ट में बोल रही हूँ कि इसने मुझे मारा, लेकिन जब तक ये प्रूफ नहीं होगा कोर्ट उसको सज़ा नहीं देगा। तो वहाँ पे हर किसी के पास स्मार्टफोन्स आज के टाइम में हैं, जितने भी अगर आपके पास चैट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस कहते हैं हम, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, यू मस्ट बी। जैसे कल परसों की ही मैं एक बात बताऊँ, एक हमने भी एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की ऑन बिहाफ ऑफ अ हस्बैंड। उसके साथ एक्चुअल में जो था वो मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था बाय हिज वाइफ। तो नाउ कोर्ट आस्क फॉर द एविडेंस कि स्टेटमेंट तो मैंने रिकॉर्ड कर दी, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ये बोल रहे हैं कि मुझे मारती भी है, मेरी मदर को मारती है, गाली गलौज करती है, लेकिन प्रूफ कहाँ है? तो वहाँ पे अब उस आदमी ने क्या किया था कि देवर कश्मीरी पीपल, उन्होंने जितना भी उसका रिकॉर्डिंग था वो सारा जो था रिकॉर्ड कर लिया था, जितना भी मतलब फ़ोन जो रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। अब वो सारी कॉन्वर्सेशन बेशक कश्मीरी में हुई है, लेकिन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट कोर्ट कि वो कश्मीरी किसी को लाएं और ट्रांसलेट कराएं कि एक्चुअल में ये क्या बोल रही है। लेकिन जब उसकी वो कॉन्वर्सेशन सुनी तो एक्चुअल में वो अब्यूज़ कर रही थी, तो उससे क्लियरली प्रूफ हो गया एंड इमीडिएटली नोटिस इशू हो गया उस लेडी को कि नेक्स्ट टाइम शी शुड बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, और उसको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि व्हाट शी इज़ डूइंग, राइट। तो आपको प्रूफ अपने पास रखने पड़ेंगे। विमेन की सिर्फ टेस्टिमनी ही बहुत होती है, उसने स्टेटमेंट दी मेरे साथ ये हुआ, इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा। लेकिन मेन को क्योंकि इस लेवल पे अभी नहीं है हम कि इतनी ज़्यादा न्यूट्रल चीज़ें देखी जाए, लेकिन हाँ वो है कि थोड़ा सा हाँ ये चीज़ है कि आपको प्रूफ के साथ थोड़ा सा अपना विजिलेंट होना पड़ेगा। मैं उसी पे आ रही थी, क्योंकि आजकल हमने ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं, इवन जस्ट वुमेन स्टेटमेंट, जैसे आपने बोला कि स्टेटमेंट देंगी एंड दे टेक द एक्शन, लेकिन ऐसा मेन के केसेस में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट थोड़ा सा बायस्ड कह सकते हैं कि ऐसा है। बायस्ड नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी JNK की हाई कोर्ट की बात करूँ, एक ऐसे ही मेंटेनेंस का केस जो है वो फर्जी, मतलब ऐसे ही गलत में वो कर दिया था। लास्ट में जब कोर्ट में पता चला तो ट्रायल कोर्ट में ही अराउंड 25 लाख जो है लेडी को पेनल्टी इम्पोज की गई। ओके तो मतलब ये अगेन वही बात आ जाती है कि आपको विजिलेंट रहना है, आपको थोड़ा सजग रहना है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मेरी फेवर में नहीं आया तो मुझे अपील करनी है, तो यू शुड बी रेडी कि आपको लास्ट जो दैट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर आपको वहाँ भी जाना पड़े तो यू शुड बी रेडी फॉर द सेम। बट ऐसा नहीं है कि कोर्ट बायस्ड है। आपको अगर आपके पास सबूत होंगे प्रॉपर, आपने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ओके मैम, आपने ना डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज़्यादा केसेस देखे होंगे, इवन सेक्सुअल हरासमेंट के भी। टॉप 5 रीजंस क्या आते हैं कि क्यों हो रहा है? देखिए क्राइम तो है, क्राइम का रीज़न क्या ही बोलूँ मैं, क्राइम तो है, हर जगह है, पूरी हर कंट्री में एग्जिस्ट करता है। बट क्राइम को बढ़ावा, जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि रिपोर्टिंग का है, जब आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए हमारे ही गांव में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के मैटर हैं। बच्चों को पता नहीं होता है गुड टच बैड टच क्या है, और उनके साथ कुछ उल्टा सीधा कर भी देगा कोई तो उनको पता नहीं होता है कि अब सबसे पहले वो चीज़ आती है घर वालों को बताएं या नहीं बताएं। वो हमने इस तरह का एक बच्चों के साथ ना एक गैप वो रखा हुआ है कि वो खुल के अपने मतलब बता नहीं सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में ये भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें वो करती हूँ। दैट इज़ वाई आई हैव फाइल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिफोर JNK हाई कोर्ट फॉर द सेम, कि एजुकेशन जो स्कूल करिकुलम है उसमें ये चीज़ें ऐड की जाए। बच्चे को अगर पता चल जाएगा कि भाई ये जो किया इसने ये गलत किया, तो वो एटलीस्ट अपने घर में कोई भी फैमिली मेम्बर को बता पाएगा। उसके साथ घर में एक फैमिली मेम्बर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतना उसके साथ कंफर्टेबल रहे कि वो बच्चा जो भी पूरे दिन उसके साथ हो रहा है स्कूल में बाहर,
वो आके घर वालों को बता सके। लेकिन ये चीज़ भी एक रीज़न होता है क्राइम बढ़ने का। लड़कियां शर्म के मारे, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे कैंप लगाने गई थी, या मनवाल पड़ता है, किशनपुर मनवाल एरिया, वहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, सारे स्कूल की लड़कियां इकट्ठे पीरियड्स पे बात नहीं कर पा रही थी वो खुल के। मतलब हम एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करना है, वो करना है, यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो एक्चुअल में जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक पहुँचे हैं क्या कानून, या उनको पता है, उनको अवेयरनेस है? उन लड़कियों के साथ कभी अब्यूज़ हो भी जाएगा तो आई डोंट थिंक वो रिपोर्ट कर पाएंगी, क्योंकि जो लोग एक पीरियड्स पे जो जो एक नेचुरल साइकिल है, नेचुरल प्रोसेस है, उसके बारे में खुल के नहीं बात कर पा रही है, तो अगर कल को उनके साथ कुछ हो भी जाता है तो वो अब्यूज़ के बारे में रिपोर्ट नहीं कर पाएंगी, घर में भी किसी को नहीं बता पाएंगी। दूसरा रीज़न ये है फैमिली जो प्रेशर होता है। अब फैमिली प्रेशर क्या होता है कि अगर सपोज़ एक बच्चे ने या किसी लड़की ने बता भी दिया कि मेरे साथ ना इस तरह से किसी ने ज़बरदस्ती की है, वो खुद ही कर देंगे कि बाहर बेइज्जती हो जाएगी, यहीं पे ख़त्म कर दो, नाम खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, तेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, यहीं पे मसला बंद कर देंगे। ये चीज़ें बहुत एक रीज़न है। रिपोर्ट ना करना क्राइम, इट मीन्स कि अगर आप उस रिपोर्ट नहीं करें, वो बंदा वही खुला घूम रहा है, उसको कोई डर नहीं है, वो और लोगों के साथ सेम चीज़ करेगा, क्योंकि उसके लिए ये हैबिट बन जाएगी, यहाँ कोई पकड़ने वाला है नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे गाँव में बच्चे हैं जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, घर वालों को पता है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करते, इस वजह से कि घर घर की बात है, क्योंकि ज़्यादातर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस में ना जो क्रिमिनल होता है ना वो विद इन फैमिली होता है, या फिर टीचर हो जाएगा, या फिर चाचा मामा, इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं, अंकल, कोई नेबर होगा, इस तरह के। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, यहीं पे बात ख़त्म करते हैं, छोड़ो। रेप केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में कि पैसे लेना देना हो जाता है, चल इतनी प्रॉपर्टी या शादी कर ले लड़की से, वो ख़त्म। ये दिस इज़ एक्चुअली द रियलिटी आई एम सेइंग। तो ये एक रीज़न क्राइम बढ़ने का है। देन ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा अवेयरनेस कानून की होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं जितना भी यहाँ पे बात कर पा रही हूँ, पता है तो बोल पा रही हूँ। आपने मुझे बुलाया तभी मैं यहाँ पे इनवाइट किया और मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे पता ही नहीं होता तो मैं कैसे बोल पाती। अगर आपके साथ अनफॉर्चुनेटली कल हो भी जाता है कुछ, आप उसको तभी ही अपनी आवाज़ को आप बोल पाओगे, अपनी आवाज़ को रख पाओगे सामने, जब आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा। तो आई थिंक अवेयरनेस अगेन वही एक मेन रीज़न मैं मानती हूँ, लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ अ मेन रीज़न। ओके मैम, अभी आपने ना कुछ लॉज मेंशन किए। अगर हम बात करते हैं कि बेसिक लॉज जो हर सिटीज़न को पता होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, वो ऐसे क्या लॉज है? ओके, सो सबसे पहले तो यही ज़ीरो FIR का प्रोविज़न है। अगर सीरियस ऑफेंसेस, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, सीरियस ऑफेंस कमिट होता है तो आप जहाँ पे हैं, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेती हूँ, मैं हिमाचल चले गई और वहाँ पे क्राइम कमिट हो गया, कहीं पे मेरे कहीं आसपास ही क्राइम कमिट हो गया, तो वहाँ पे अगर मैं पहले ये देखती रही कि कौन से जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में मैं जाऊँ, कौन से नहीं, वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। देन जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। यू हैव अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूँ तो वो सनसेट से पहले जो है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, सनराइज़ के बाद जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास ये राइट है कि आप फ्री लीगल एड का, जैसे मैंने बताया, ओल्ड एज है, वहाँ पे जेंडर का इशू नहीं है, SC हैं, ST कम्युनिटी से हैं, वहाँ पे जेंडर का इशू नहीं है। आप पॉक्सो एक्ट एक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसमें भी जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। वहाँ पे बच्चा 18 से नीचे लड़का हो या लड़की हो, एनीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप जो है क्राइम कमिट कर सकते हैं, क्राइम कमिट किया है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में आपको पता है कि कहीं क्राइम हुआ है बच्चे के साथ और आप नहीं रिपोर्ट करते हैं, वो भी एक क्राइम है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके मैम, हमने एक लॉ सुना था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल तन्वी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बेसिकली पेड लीव के बारे में बात करता है।
सपोज़ एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रही है, बाहर काम कर रही है, तो ये उसका राइट है कि 26 हफ्ते की पेड लीव उसको मिले। पहले ये जो था वो था कम, मतलब ज़्यादा इतना टाइम नहीं था, लेकिन अभी जो है 2017 के बाद मैटरनिटी बेनिफिट में अमेंडमेंट लाई है इस एक्ट में, और अब 26 हफ्ते का प्रोविज़न है। कुछ हफ्ते प्रेगनेंसी से पहले और कुछ हफ्ते प्रेगनेंसी से बाद, ऐसे डिवीज़न हुआ है। एक मैं RTI का जिक्र करना चाहूँगी अपना। मैंने 2022 में एक RTI लगाई थी, RTI एप्लीकेशन मूव की थी, जिसमें मैंने यही एक्ट के बारे में J&K से पूरा डेटा मांगा था। मतलब सिविल सेक्रेटरीट में लगाई थी कि मुझे पूरा J&K में डेटा चाहिए कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट J&K में कितना फॉलो किया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये मूव की गई एप्लीकेशन, मेरी फॉरवर्ड की गई हर एक डिपार्टमेंट में, प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी हैं, और पता चला कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लीव है वो 26 हफ्ते की नहीं मिलती है। मतलब 18, इस तरह से मैक्सिमम 18 का देखा मैंने, 20 का शायद, 26 हफ्ते की नहीं मिली। और पेड तो बिल्कुल नहीं है, पेड मिली ही नहीं है बहुत सारी में। एक डिस्ट्रिक्ट में बोलना चाहूँगी, ये है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, और एक जम्मू डिवीज़न का कोई डिस्ट्रिक्ट था, कठुआ शायद, वहाँ पे फिर भी सिचुएशन बेटर थी एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। मेरे पास इस टाइम कम से कम मैं कहूँगी 800 से 900 रिप्लाईज़ आए हैं, और कुछ चिट्ठियाँ पीछे डेली आती थी, साल भर आती रही। कभी किसी मतलब शोपियाँ के किसी गांव के किसी हॉस्पिटल से आ रही है, क्योंकि वो सिविल सेक्रेटरीट ने सारे J&K के डिपार्टमेंट्स में, हॉस्पिटल्स, वर्क प्लेसेस में फॉरवर्ड कर दी, और वहाँ से मुझे स्पेशली रिप्लाई आता था कि कितनी महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट अपने जो हुई हैं, कितनों को लीव मिली है और कितनों को पेड लीव मिली है। पेड लीव का बहुत कम था। तो कानून अगेन है, लेकिन महिलाएं भी आई डोंट थिंक बोली होंगी जब, क्योंकि उनको लगा कि लीव मिल रही है ये बड़ी बात है, छुट्टी मिल रही है ये भी बड़ी बात है, पेड की तो छोड़ो। तो ये पेड लीव है, आपको मतलब वेजेस भी मिलेंगे हर महीने, आपको वो उसका भत्ता भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी, क्योंकि यू आर अ प्रेग्नेंट इन दैट टाइम। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट। ओके मैम, जैसे अभी आपने महिलाओं की बात की, उसी में मेल सेक्शन में भी ऐसी हमने मतलब अभी ऑब्वियसली हमने मूवीज़ में देखा है कि ऐसा हो रहा है कि उनको भी लीव मिलती है। डू यू थिंक ऐसा हो रहा है, या मतलब ऐसा कुछ है? पैटर्निटी लीव के लिए जो है वो सुनने में तो आया है, बट ऐसा एज अ लॉ कोई अभी तक वो नहीं। कुछ कॉरपोरेट सेक्टर हैं मेट्रो सिटीज़ में, कुछ कंपनीज़ हैं जो कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बिग फर्म्स होती हैं, वहाँ पे शायद उन्होंने अपना ही वो एक नया रूल इस्टेब्लिश किया कि पैटर्निटी लीव भी मिली जाए। लेकिन ऐसा कोई हमारे यहाँ लॉ नहीं, एज सच लॉ नहीं है। वो अपना कुछ एक अलग से निकाल सकते हैं रूल्स, बट अभी एज सच कोई लॉ नहीं है इसमें। ओके मैम, प्रेगनेंसी में हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है एंड दे आर फेसिंग सम अब्यूज़, तो उस केस में उनको कंपनसेशन ज़्यादा मिलता है, या वो अपनी फ्यूचर चाइल्ड के लिए भी मांग सकती है ऐसा कुछ? इसमें मेंटेनेंस का ही मैं बोलूँगी, क्योंकि मेंटेनेंस आपको सपोज़ मिला है, आपके हस्बैंड जो है वो 50,000 अर्न कर रहे हैं पर मंथ, आपको ऐसे मिलना था अगर आप प्रेग्नेंट ना होते तो मे बी 6,000, क्योंकि अब आपको डाइट ज़्यादा लेनी है, हॉस्पिटल विज़िट करना है, बीच बीच में डॉक्टर को दिखाना, चेकअप कराना है, तो वो जो आपकी जो मंथली मेंटेनेंस का अमाउंट होगा वो कोर्ट उस चीज़ को कंसिडर करके बढ़ा देगी। और बाद में जब आपका माइनर मतलब चाइल्ड होगा, जब आपका मतलब कंसीव कर लेंगी, उसके बाद जो आपका बेबी होगा उसके लिए भी एक स्पेसिफिक, क्योंकि उसके लिए कपड़े वगैरह खरीदने हैं, जब वो स्कूल जाएगा, स्कूल की फ़ीस, ऑल दैट थिंग जी, वो कोर्ट कंसिडर करता है और मेंटेनेंस का अमाउंट बढ़ा देता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज अगर सपोज़ 5,000 लगा है तो आज से 1 साल बाद भी 5,000 ही होगा। वो कंडीशन देखी जाती है कि हाँ अभी ये प्रेग्नेंट है, अभी इसको 5 से 7 बढ़ा दो, अभी इनकी इतनी रिक्वायरमेंट है 7 से 10। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड, उसका अर्निंग क्या है। सपोज एक इंसान लेबरर है, ही इज़ अर्निंग ओनली 4,000 और वाइफ उससे 10,000 क्लेम कर रही है पर मंथ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो उसका स्टेटस देख के चेक किया जाएगा कि क्या लगाना चाहिए। ओके मतलब बढ़ सकता है जो अमाउंट वहाँ पे चार्ज पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी इस स्टेज पे वो प्रेग्नेंट है, आगे 1 या 2 साल तक उसके पास बेबी होगा, तो वो अमाउंट बढ़ता है या उतना ही रहता है?
नहीं, बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे, बच्चा स्कूल जाएगा, फीस है, तो ऑफ कोर्स उसको एक एप्लीकेशन मूव करनी है अल्टर करने के लिए या वो अमाउंट इंक्रीज करने के लिए, तो वो जो मेंटेनेंस का अमाउंट है उसमें और चीज़ें ऐड हो जाएंगी। और इनफैक्ट वो स्पेसिफिक उस बच्चे की तरफ से, माइनर बच्चे की तरफ से एक पिटिशन भी डाल सकती है कि पहले तो सिर्फ मुझे मिल रहा था बट अब इस बच्चे को भी मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि इसको स्कूल जाना है, इसको ये करना है, तो वो उसके बिहाफ पे भी एक एप्लीकेशन मूव कर सकती है। इसे एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये कितने साल तक कंपनसेशन चलता है या थ्रू आउट लाइफ चलता है? ये मैं कह लूँ कि थ्रू आउट लाइफ आपका चलेगा। अगर आप या तो सेकेंड मैरिज ना कर लो या डिवोर्स ना आपका हो जाए, क्योंकि सपोज़ आप ये एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है मेंटेनेंस का प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि सपोज़ आप साथ भी नहीं रह रहे हैं और आप डिवोर्स भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, तो ये एक हस्बैंड पे बहुत बड़ा बर्डन है। कईयों की 10-10, 5-5, 7-7 लाख एरियर्स बन जाते हैं, इतना पैसा उनको देना ही देना है, अदरवाइज वारंट इशू हो जाते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लेकिन हाँ, अगर वाइफ विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न छोड़ के गई है, सपोज कुछ घर में नॉर्मल था सब कुछ, अपनी मर्जी से छोड़ के पेरेंट्स के पास चले गई या अलग रह रही है, फिर कोर्ट ये चीज़ देखता है कि या ना तो तुम उसके साथ रह रही हो, मेंटेनेंस तुम्हें पूरी चाहिए, ऐसे में कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस ना भी ग्रांट कर सकता है। इट इज़ अल्टीमेटली अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की मर्जी है। ओके मतलब डिवोर्स के बाद कंपनसेशन मिलते हैं? डिवोर्स के बाद जो है, अनटिल वो री मैरी ना करते, दूसरी शादी ना कर दे, तब तक वो नहीं होते। या तो वो एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं वो कानून में मेंशन है कि अगर इन सब चीज़ों में ये वो हो जाता है, फिर वो नहीं मिला जाएगा। लेकिन हाँ, तब तक आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले या फिर डिवोर्स ना ले ले। मैम, चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं हम। व्हाट आर बेसिक चाइल्ड राइट्स? बेसिक चाइल्ड राइट्स पे सबसे पहले तो राइट टू एजुकेशन है। एजुकेटेड, अभी मैं एक मस्ती की पाठशाला के नाम से एक यहाँ पे स्कूल चलाती थी, इनफॉर्मल स्कूल था यहाँ पे। तो फिर मैंने जो डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन है और जो ये वहाँ पे ही है, एक हेड थे ऑफिसर, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, उनके साथ मैंने बोला था कि अभी इनको, क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट थे और ज़्यादातर ये थे राजस्थान से थे, हरियाणा से, बिहार से, इस साइड से थे, तो वो बच्चे ज़्यादातर, लड़कियां चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थी क्योंकि मदर घर में काम करने जाती थी तो लड़कियां भी चली जाती थी, तो बर्तन वगैरह धोने। बच्चे जो थे रेडी वगैरह फादर लगाते थे उन्हीं के साथ। बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया कि 4 से 6 भेज दिया करो शाम को, सुबह तो हम बोल ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बीच में, और बच्चे भी इंटरेस्टेड, क्योंकि हर बार कुछ लोगों की, अच्छे लोगों की हेल्प से मैं कुछ खाने को हम लोग ले जाते थे, तो वो भी डेली क्लास में आने लगे। और उनमें से मैंने क्या देखा कि कुछ बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे हैं, मैथ्स उनका अच्छा, क्योंकि बीच में ड्रॉप आउट थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, ड्यू टू सम रीज़न, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से बीच में छोड़ दिया। कई पेंटिंग उनका बहुत अच्छा था, आर्ट्स में, डांस में बहुत अच्छे थे। तो ऐसे ऐसे करके फिर जो अप्रोप्रिएट बच्चे मुझे लगे कि नहीं, इनको अभी प्रॉपर स्कूल में भेजने का टाइम आ गया है, तो मैंने फिर डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन और जो काउंसलिंग हेड है डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू से, उनसे मिलके कुछ पर्टिकुलर क्लासेस में उन बच्चों की एज ग्रुप से उनको एडमिशन कराया। अभी मेरे ख्याल में इसी साल, पिछले साल, हमने 4 लड़कियां प्रॉपर स्कूल में दाखिला कराया है। तो ये सबसे पहले तो वही राइट टू एजुकेशन है। आपको स्कूल में 6 से 14 साल के लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को सरकार पढ़ा रही है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, फीस नहीं देनी है, कुछ भी नहीं देना है, आपको गवर्नमेंट पढ़ाएगी। चाइल्ड, फिर ये है कि राइट टू एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी। देन एक चीज़ और है कि 25% कोटा जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे भी ना, इन जो बच्चे जो EWS कैटेगरी के होते हैं, जो ये बच्चे इन क्लास, लेबर क्लास वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, इनके लिए ना स्पेशल कोटा होता है। मैं एक स्कूल का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, मैं भी गई थी एडमिशन में के लिए। इनफैक्ट दे रिफ्यूज मी। मैं सोच रही हूँ, मैं इनको ये भी बता रही हूँ कि देखिए ये वाला 25% कोटा है, राइट टू एजुकेशन में है, आपको जब हमने बच्चे कर लिए, बहुत बच्चे ऑलरेडी हमारे स्कूल में वो वाले पढ़ रहे हैं, ये जो EWS कैटेगरी। मैंने कहा आप मुझे दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए। कहते हैं कि आप जाके RTI लगा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं RTI लगा दूंगी। लेकिन यही बात है कि यहाँ पे स्कूल्स में ना वो बच्चे एक्चुअल में अगर होगा भी तो 1-2% ही होगा,
25% कोटा इन बच्चों का होता है, तो इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए प्राइवेट स्कूल में, बट नहीं, ये स्कूल्स जो है मोस्ट ऑफ द स्कूल रिफ्यूज़ कर लेते हैं कि नहीं हम नहीं लेते। अभी इनके लिए मेरे ख्याल में दिल्ली हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस भी इशू हुई थी कि आप अगर रिफ्यूज़ करते हैं ये, तो उसमें कुछ एक स्पेसिफिक वो था कि आप कहाँ पे जाके ये चीज़ इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो दे कांट रिफ्यूज़। 25% अगर इनको वो बच्चा लेना है एडमिशन स्कूल में तो लेना ही है, तो ये चीज़ इनका लिए है। चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ में जो 18 से नीचे के जो बच्चे होते हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्रिमिनल्स नहीं कहते हैं, उन्हें जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहते हैं। तो वो जो जुवेनाइल्स होते हैं उनके लिए ना, उनको रिफॉर्म करने के लिए सोचा जाता है कि क्योंकि ये इनका जो माइंड, जो बच्चा है अभी 18 से नीचे है, इंडिया में हर जो इंसान 18 से नीचे है वो बच्चा कंसिडर किया जाता है, चाइल्ड कंसिडर किया, तो उनको रिफॉर्म करने के लिए कोशिश की जाती है, तो उनके लिए सज़ा का कोई वो नहीं है। उसके बाद ऑफकोर्स इसमें यही पॉक्सो एक्ट में अगर आपके पास जेंडर न्यूट्रल है, आप कोई भी जेंडर से हो, आपके साथ अगर कोई भी स्कूल में कहीं भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, साइबर क्राइम, क्योंकि आजकल के बच्चे स्मार्टफोन्स वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, 18 से नीचे भी स्मार्टफोन्स अच्छे खासे यूज़ करें, तो अगर आपके पास साइबर क्राइम वगैरह कुछ होता है, जैसे आपकी कोई फेक आईडी या आपके फ़ोटो जो है मॉफ्ड वेबसाइट्स में डाल देता है, तो इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ गांधीनगर में जो है साइबर सेल है, वहाँ पे जाके कंप्लेन करें और इमीडिएटली कंप्लेन रजिस्टर कर दी जाती है। ये जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है इसकी, जो साइबर क्रिमिनल्स को, साइबर क्राइम को डील करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ भी EFIR इमीडिएटली रजिस्टर कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छे हैं कि IT एक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर, क्योंकि साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा कोविड में तो बहुत बड़ा, कोविड में क्योंकि हम लोगों ने फ़ोन्स वगैरह स्मार्टफोन्स अपने जितने भी एक्सेस में यूज़ करने, तो फिर वो इतना बड़ा कि कई लोगों की फेक वेबसाइट, फेक वो हैंडल्स जो इंस्टाग्राम IDs बना दी, फेसबुक फ़ोटोज़, इनफैक्ट मेरा खुद किसी ने फ़ोटो इस्तेमाल करके वो फेसबुक पे एक ID क्रिएट कर दी थी। देन मैंने जो है यही गांधीनगर में ही कंप्लेंट रजिस्टर्ड की, एंड उसके बाद EFIR भी रजिस्टर्ड की थी कंसर्न मिनिस्ट्री में, वो इमीडिएटली रजिस्टर्ड हो गई थी और वहाँ से भी फॉरवर्ड कर दी गई थी गांधीनगर पुलिस स्टेशन में, साइबर सेल में। देन अभी कुछ महीनों पहले वहाँ के जो SP हैं, जो भी कंसर्न ऑफिसर थे, उनकी तरफ से मुझे कॉल आया था, तो वो झारखंड से थे और ID मेरी उसी टाइम रिमूव कर दी गई थी। तो मतलब कि बहुत अच्छे से एक्शन लिया और इमीडिएटली एक्शन, वो ID बहुत जल्दी रिमूव कर दी गई थी उन्हीं दिनों में। तो ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है, बट वी शुड बी अवेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए एज अ लाइक अ लॉयर, बट हाँ बेसिक जो कहाँ जाना है, कंप्लेन अगर यहाँ सपोज SHO अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन नहीं रजिस्टर्ड कर रहे हैं, फिर कहाँ जाना है, कंसर्न SP के पास चले जाओ, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जाके SP को रिपोर्ट करो। वहाँ पे भी जब नहीं वो करते हैं, फिर जाके आप लीगल एड सेल में चले जाओ, फ्री वकील मिलेगा, वो आपको आगे कानूनी प्रोसीजर पूरा बता देंगे। तो ऐसा नहीं है, लॉस बहुत सारे हैं, यू जस्ट नीड अ लिटिल अवेयरनेस अबाउट द सेम। हाँ, मतलब हमें सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ अगर एक क्राइम कमिट हुआ है, राइट, देन इसकी सज़ा भी है। एग्जैक्टली, सज़ा बिल्कुल है, बस आपको सज़ा दिलानी आनी चाहिए और भी लोगों के लिए एक किस्म का इनिशिएट करना चाहिए कि आज मेरे साथ अगर अनफॉर्चुनेटली हो भी गया है, कल बाकी किसी के साथ ना हो, तो आपको रिपोर्ट तो करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, हम जम्मू में ही, स्पेशली मैं जम्मू की बात करूँगी, हमने ऐसे बहुत से स्ट्रीट वेंडर्स देखे हैं या फिर बहुत पॉश रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ देखे हैं, जहाँ पे बच्चे एज ए यूज़ हो रहे हैं, एज ए सर्वेंट या फिर क्लीनर। आपके पास ऐसा कोई FIR आया है अभी तक, और अगर आया है तो व्हाट शुड वी डू? देखिए, हम ना बहुत इसको कॉमन समझते हैं, चाय की दुकान में छोटू मिल जाएगा और सब कुछ सामने हो रहा होता है। चाइल्ड लेबर जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कानूनन इसमें सज़ा मिलती है और जो करवा रहा है उसको अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग वो क्या कहते हैं, इग्नोर करते हैं। अभी तक मुझे ऐसा कोई केस नहीं आया है, लेकिन ये है कि देखने में JNK में बहुत सारे चाइल्ड लेबर जो है हो रही है, और हम उसको कहते हैं कि देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वी द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, हम उसको देखते हुए भी सब कुछ अनदेखा कर रहे हैं, और ना ही अभी तक ये किसी ने इनिशिएट किया है।
क्योंकि लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, अगर ये फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बच्चे तो, ये घर वाले तो इनके भूखे मर जाएंगे, ये फैमिली को सपोर्ट ही तो कर रहे हैं। तो अगर वो फैमिली को सपोर्ट इस तरह से करेंगे तो फिर उनकी एजुकेशन का क्या होगा। कई लोग तो इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जिनके मतलब आप देखेंगे कि रास्ते में लेडी लेके जा रही है बच्चे, उसका कोई हाथ कटा हुआ है कुछ वो, तो वी डोंट नो कि ये कौन चला रहा है, क्या है ये रियलिटी, क्या है, कौन है पीछे। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्टिवली अगर इस पे काम कर रही हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ में सामने आना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा वो होता है, एक बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, वो कहते हैं ना, इसमें देखना चाहिए। ओके 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 मैम, एट व्हाट एज हमें पता चलेगा कि ये चाइल्ड लेबर के अंडर आता है? आपको जो भी लग रहा है कि मतलब 18 से नीचे जो भी बच्चा दिख रहा है, वैसे तो हर एक जो मतलब बच्चा है वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ जो अप्रोप्रिएट 14 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो अगर मतलब एक सेफ जगह पे काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर प्रोहिबिशन नहीं है। जैसे आप कुछ एक डेफिनेशंस बताए, कुछ एक वर्क प्लेसेस बताएंगे कि वहाँ पे अगर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे माचिस की फैक्ट्री है या फिर पटाखों की फैक्ट्री, वहाँ नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर सेफ जगह पे कर रहे हैं तो उस पर पूरा प्रोहिबिशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे होटल्स में, ढाबों में या डोमेस्टिक में, आप डोमेस्टिक हाउस होल्ड, वहाँ पे वो फिर भी मतलब वो है, सेफ है जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड है। लेकिन हाँ, कोई आपको लग रहा है कि जैसे ये सांबा, विजयपुर वगैरह एरिया में अगर आप देखें तो फैक्ट्रीज हैं, इतनी केमिकल्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर बच्चे दिख जाए तो डेफिनेटली वो तो चाइल्ड लेबर है एक, और उसको डेफिनेटली आपने अगर देखा है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। जी मैम, आपने JNK में चाइल्ड मैरिज का कोई केस सुना है या आया है आपके पास? यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का अभी तक मैंने कोई केस नहीं देखा है, लेकिन अगर होता भी है ना तो वही ये कुछ लॉज है ना, इनके सामने भी हो रहे, जैसे डाउरी है, एग्जाम्पल डाउरी की लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है। डाउरी लेना देना हम सबको पता है कि इट्स अ क्राइम, राइट। अब आजकल क्या है, डायरेक्ट नहीं मांगते हैं, वो ऐसे करेंगे कि नहीं अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाद में लड़की को ऐसा टॉर्चर किया जाएगा कि वो फिर चीज़ें लेके आ जाएगी धीरे धीरे। तो मतलब हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है जिसमें लेना देना, डाउरी दोनों कानून जुर्म है, लेकिन वही बात है कि डायरेक्टली नहीं होता, उनका एक ना वो एक शेप चेंज कर देते हैं, उस समय नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे इस टाइम कोई रिपोर्ट। और ये मैं बोलूँगी कि डाउरी लेना देना क्राइम है, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग डाउरी देते हैं, खुशी से देते हैं, मतलब अच्छे खासे एजुकेटेड लोग मैंने देखे हैं, बड़े बड़े कहते हैं ना बिग फैट वेडिंग्स जो होती है, वहाँ पे लड़कियों को ऐसे भेजते हैं, और जब कोई पूछे नहीं हमने अपनी मर्जी से दिया, गिफ्ट तक ठीक है, बट हाँ अगर आप एक ऐसे इंसान को दे रहे हो जो आगे से मांग रहा है इस तरह की चीज़ें, तो आपको पहले ही समझना चाहिए कि ये इंसान की डिमांड्स आगे बढ़ती ही जाएंगी और आपकी लड़की उस जगह में कैसे ही सेफ हो सकती है जो आपसे पैसे के बदले मतलब शादी। जी हम जैसे अभी आपने ना बात की कि नहीं भी पता है लेकिन तब भी डाउरी दे रहे हैं, एट व्हाट एक्सटेंट, मुझे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि कुछ पेरेंट्स या फिर कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिलेटिव्स शादियों में देते हैं, लेकिन हम उसको किस एक्सटेंट पे उसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ डाउरी। वो एक सिर्फ इंटेंशन की बात है, अगर आप उस चीज़ को इंटेंशन में चेंज कर दो, सपोज एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो कह रहा है कि मुझे मर्सिडीज़ देनी है अपनी बेटी को और अपनी मर्जी से देनी है, यहाँ पे उसका इंटेंशन अगर सिर्फ गिफ्ट का है तो वो चीज़ डाउरी कंसीडर नहीं होगी। लेकिन हाँ, द मोमेंट लड़की बोल गई कि नहीं ये एज अ डाउरी ले रहे हैं, इन्होंने ही मेरे फादर को बोला था कि हमें मर्सिडीज चाहिए तो वो डाउरी चेंज हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन, वो आपकी इंटेंशन क्या है चीज़ देने। ऐसा कोई मेमोरेबल केस आपके पास आया है? मेरे पास ऐसे कोई वो नहीं है, बट हाँ एक गांव में शादी हो रही थी हमारे वहाँ पे उस एरिया में, तो ऐसे पता चला था कि वो लोग काफ़ी सामान लेके आए हैं करें, और पहले ही मांगा था लड़के वालों ने कि बाइक वो वगैरह चाहिए। तो मैंने ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला था, लेकिन मैंने किसी के थ्रू मैसेज पहुंचाया था कि आपको पता है कि कानूनन ये जुल्म मतलब गलत है ये वो करना। तो फिर उन्होंने ना इसको नहीं वो जी अब अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं ये वो, तो वो पॉजिटिव तरीके से ना लड़की वालों ने ही बड़े अच्छे से वो उसको
मतलब मुझे कन्विंस कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। मुझे पता था कि ये लड़के ने ही, मतलब उनकी फैमिली से, पूरे गांव में आपको पता है कि एक चीज़ होती है ना, वो पूरे पता चल जाती है हर जगह। तो मैंने कहा कि अगर आपसे ज़बरदस्ती मांग रहे हैं तो आप बताएं मुझे, ऐसा मत करें। नहीं नहीं, ये हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से। ठीक है, फिर अब मैं क्या ही बोलूँ इसमें। ओके मैम, अभी रिसेंट हमारे जब सभा हुई थी तब अमित शाह ने कुछ लॉज रिप्लेस किए थे, आईपीसी आप वगैरह, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, लॉज जो हैं उसमें आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी दैट इज़ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों जो हैं वो बिल उनके लिए आया है कि उनको रिप्लेस किया जाए। अब जो है उनके नेम जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, कुछ प्रोविजंस चेंज हो रहे हैं। सिडिशन का प्रोविज़न हमने देखा कि चेंज, जिसमें देशद्रोह का जो होता है वो उसमें चेंज लाया गया है। तो अच्छी बात है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम से हम लोग ये लॉज फॉलो कर रहे हैं। हमें हालांकि फिर से पढ़ना पड़ेगा कुछ, क्योंकि एक मीम भी हमने देखा था कि JNK के जो लॉयर्स हैं उन पे क्या बीतती होगी, पहले RPC से फिर IPC, अब IPC से एक और नया। तो हालांकि RPC और IPC में ज़्यादा फ़र्क नहीं था जी। कुछ प्रोविजंस ही थे। तो हमारे अब जो है ये भी ज़्यादा चेंज नहीं है, बट हाँ कुछ प्रोविज़न जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे जब 370 एब्रोगेट हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लॉज सेंटर के यहाँ पे लग गए, तो सेंटर के लॉज जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू आवर लोकल लॉज। तो वैसे ही अब ये जो है ये थोड़ा और, क्योंकि 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है, 1973 का CRPC है और 1881 का IPC है। वो आप देख सकते हो उतना पुराना लॉज को अभी इम्प्लीमेंट करना वो थोड़ा वो है। तो एक नई अच्छी बात है कि नई शुरुआत हो रही है। मैम, हम जम्मू की बात करते हैं। जब हमारे जम्मू में एक कोड था, इंडियन पिनल कोड, जब हम यूटी में कन्वर्ट हुए देन वो रिप्लेस हो गया। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि डिसएडवांटेज हमारे, अगर चेंज हुआ है तो डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है? रणबीर पिनल कोड का नहीं है ऑब्वियसली। आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ तो हम जो है वो एक बिल्कुल लाइक अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जितने भी इंडिया में हैं उनकी तरह हो गए। अब जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वही हट गया, तो फिर हमारा लॉ अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे कानून अलग थे, हमारा हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें अलग थी देश से। तो वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल मर्ज हो गई, हमारे लॉज सेम हो गए। पॉक्सो एक्ट आ गया, RTI जो सेंट्रल लेवल पे जो एक्ट थे वो आ गए, तो RPC रहना संभव नहीं था। और डेफिनेटली कानून जो सेंट्रल लेवल पे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो लोकल लॉज थे। तो वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी ही हुई हैं, क्योंकि कानून अगर देखा जाए तो कानून जो सेंट्रल लेवल पे हैं वो एक प्रोग्रेसिव तरीके से बनाए गए हैं, और हमारे यहाँ पे मर्जी थी कि वो उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कराना है या नहीं कराना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। अब एटलीस्ट ये है कि जो भी सेंट्रल जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो वो होगा वो एटलीस्ट यहाँ भी होगा। दैट शुड बी एक्चुअली एक अच्छा चीज़ है फॉर द पीपल ऑफ JNK। मैम, आपने ना अभी बोला था कि JNK में आपने एक वो भी लगाई थी, PI, जी, PI भी लगाई थी। ऐसे कुछ लॉज हैं जो अभी तक JNK में इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं लेकिन इन फ्यू ईयर्स होने वाले हैं? PIL बेसिकली तन्वी मैंने लगाई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, JNK हाई कोर्ट में 2021 में। उन दिनों में कोविड का ही टाइम था, तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस का एक रिपोर्ट इशू हुई थी। वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि मैंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर में ही हिंसा हो रही है, घर में ही थे उन दिनों सब। और चाइल्ड अब्यूज़ में भी क्या होता है कि मैंने बोला कि क्रिमिनल जो है वो फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जॉइंट फैमिली में कोई होगा या फिर नेबर्स होंगी, इस तरह से होता है। तो रिपोर्ट इशू हुई उन दिनों में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, और ये NCPCR की बच्चों को लेके। बहुत सारे हमारे यहाँ कश्मीर टाइम्स, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, डेली एक्सेलसियर, उन्होंने भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स उन दिनों निकाले कि JNK में चाइल्ड अब्यूज़ राइज कर रहा है कोविड में। फिर मैंने क्या किया कि एक PIL लगाने का सोचा। उन दिनों ऑनलाइन ही हो रहा था सब कुछ, तो मैंने JNK हाई कोर्ट में PIL लगाया कि ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसको JNK में कर्ब कैसे किया जाए, कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कोर्ट को मतलब एज अ पिटिशनर प्रे की थी। तो
उसमें एक चीज़ जो थी वो थी कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है हमारा JNK का, उसमें एजुकेशन सिस्टम में ना एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में नॉलेज देता हो। क्लास टू क्लास वेरी कर सकता है। अब जैसे 5th का बच्चा है वो पिक्चर से ज़्यादा समझेगा, गुड टच बैड टच। वो जो बड़ा बच्चा है उसको स्टोरीज़ के थ्रू समझा सकते हैं, ताकि ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में और जो सेक्स एजुकेशन है वो इतना बड़ा ना टैबू नहीं बन जाए। बच्चों को एग्जैक्टली पता हो कि इट इज़ नॉट अबाउट द शेम। आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको गुड टच बैड टच पता होना चाहिए, ताकि आप अपने घर वालों को बता सके आपको कौन से हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करना है अगर क्राइम कमिट होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट इस चीज़ के लिए भी होना चाहिए। अभी मैंने हाई कोर्ट में 9 रिकमेंडेशन कोर्ट को कहा है कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो फॉलो करे। अब अभी रिप्लाई देखते हैं, उनका रिप्लाई जब आता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी 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 मैम, चैप्टर्स जैसे आपने बात की, हमारे JNK में या फिर मैं इंडिया पे बात करूँ तो सेक्स एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतना हो नहीं रहा है। उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस या फिर उसके लिए कुछ काम हो रहा है अभी तो नहीं हो रहा है। मैंने जहाँ तक देखा कि कभी कभी महीने में एक सेमिनार करा भी देंगे, उससे हम भी स्टूडेंट रहे हैं जी। एक महीने में एक सेमिनार हो भी जाएगा तो वो कहाँ ही याद रहता है। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट स्टडी करा रहे और एक प्रोफेशनल से पढ़ाई जाए। आपके स्कूल में एक कमेटी हो जाए, ये भी एक रिकमेंडेशन थी कि हर एक स्कूल में कमेटी फॉर्म की जाए। जैसे IC मैंने बोला कि पॉश एक्ट में होती है, हर एक स्कूल में कमेटी हो जो बच्चे का बिहेवियर भी नोटिस करे, बिहेवियर नोटिस करे कि उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। जैसे आपने अपनी दिल्ली में एक केस, बहुत ब्रूटल रेप का केस था बच्चे के साथ, बच्ची के साथ बाथरूम में वो स्वीपर, हाँ, इस तरह के केसेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो बच्ची अपने घर में नहीं बताया उसने, उसके बाद स्कूल में कोई उसका बिहेवियर नहीं वो कर रहा होगा कि इसमें चेंज तो नहीं आ रहा है, कोई इसकी हरकतों में चेंज तो नहीं आ रहा है कोई। ये चीज़ें नोटिस करनी होगी। बच्चे को पता हो कि गलत है या सही है। वो जब उसका पूरा मैंने आर्टिकल पढ़ा तो पता चला कि उसको ये भी नहीं पता था कि गलत है किया या सही किया। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है, बट हम इस चीज़ को, हमारा फ्यूचर है जो ये आने वाली जनरेशन, फ्यूचर है कंट्री का। अगर कंट्री का फ्यूचर ही कुछ इन तरह की जो ये कहते हैं ना सिक माइंड के लोगों की वजह से एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ये उनके लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाएगा। वो लाइफ में आई डोंट थिंक कुछ कर पाएंगे फिर। जी। एंड जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में होता है ना कि अगर सपोज कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो अपने पार्टनर पे, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो उसमें भी नहीं करती है रजिस्टर क्योंकि हमें अलग रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ लॉ है जो साथ में रहना पड़ेगा, नहीं कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी पड़ती है? तन्वी, इसका मेन रीज़न है ही यही है। ज़्यादातर लेडीज़ ना इसी वजह से कोर्ट केस फाइल नहीं करती हैं। जो भी ये प्रोग्राम देख रही है उनको आपके ज़रिए मैं ये बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में आप अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ। लेकिन अगर आपके साथ सपोज डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आपको कोर्ट से एक प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल जाएगा। उस प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या होता है, जो आपका कंसर्न्ड SHO, जो आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे जो SHO होते हैं उनको एक नोटिस चला जाता है कि ये हमारे पास आपकी जुरिस्डिक्शन में केस आया है। अगर ये लेडी, वो नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे उनका नंबर आपके पुलिस स्टेशन में पहुँच जाएगा। तो फिर अगर कल को ये पता चलता है कि वो लेडी अगर कॉल करती है पुलिस स्टेशन की मेरे साथ ये वापस वो कर रहे हैं, फिर उन पर एक्शन लिया जा सकता है। सपोज हस्बैंड वापस उसको मारपीट करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर आने के बावजूद भी, फिर वो SHO इमीडिएटली उसके पास या फिर कोई पुलिस के बंदे वहाँ इमीडिएटली घर में पहुँच जाएंगे। तो आपको वहीं पे रहना है हस्बैंड के साथ, लेकिन विद प्रोटेक्शन। और एक चीज़ हो रहा है, मेंटेनेंस का भी है। जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं आजकल की लड़कियाँ, जो नहीं हैं उनके लिए तो मेंटेनेंस। सपोज आपका एक जो हस्बैंड है वो अच्छे खासे बिजनेस कर रहे हैं और 50,000 to 60,000 पर मंथ कमा रहे हैं, और आप जो हैं वो बिल्कुल नहीं कमा पा रही हैं। ऐसे में अगर आपको वो खर्चा भी नहीं दे रहे हैं और ना ही बच्चों के लिए कोई स्कूल फ़ी वगैरह कर रहे हैं,
तो ऐसे में आप इजीली उसमें मेंटेनेंस का पिटिशन डाल के DV एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी डाल सकते हो, और मेंटेनेंस का एक अलग से भी प्रोविजन होता है। उसमें आपको पर मंथ कोर्ट जो है वो हियरिंग में खर्चा लगा देती है। जैसे आपको महीने का 5,000 लग जाएगा, हर महीने वो कोर्ट में आके आपको खर्चा दे दिया करेंगे। तो ये भी, यहाँ पे भी आपको कोई घर नहीं छोड़ना है अपना, उन्हीं के साथ रहना है, लेकिन विद प्रोटेक्शन, विद मेंटेनेंस, एवरीथिंग। ओके मैम, सेक्सुअल हरासमेंट का जो आजकल हम इंडिया में ट्रेंड देख रहे हैं वो मोस्टली लिव इन रिलेशनशिप्स में ज़्यादा देखा जा रहा है। पहले तो मुझे जानना है कि लिव इन रिलेशनशिप्स लीगल है इंडिया में? ऑफ कोर्स लीगल है। लिव इन में आजकल बहुत मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में है, और लीगल है। लिव इन जो है इंडिया में लीगल है, पहले नहीं था बट अब लीगल है, और लोग रह भी रहे हैं। जहाँ तक चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की है वहाँ तक तो ठीक है, बट हाँ एक चीज़, एक लिव इन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि लिव इन में जहाँ पे मर्डर वगैरह इस तरह के देखने को मिले पिछले न्यूज़ वगैरह में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी यस, लिविंग इज अ प्रॉपर ए लीगल थिंग इन इंडिया। तो अगर लिव इन अगर कोई कर रहा है, देन वी सी कि अगर हरासमेंट हो रहा है या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, तो जब अगर हम कंप्लेन फाइल करने के लिए जाते हैं, कुछ अलग प्रोसीजर है क्योंकि हम उसके साथ रह रहे हैं? दैट इज़ द सेम प्रोसीजर। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि कोर्ट अभी बार बार ये क्लियर कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जो लिव इन पार्टनर है उनको लगता है कि हम तो शादीशुदा भी नहीं है, हम डोमेस्टिक वायलेंस अगर हमारे साथ होता है हम किसके पास जाएं? डोमेस्टिक वायलेंस भी कवर है, वो सब कुछ उसमें कवर है। आप मेंटेनेंस भी उनसे मांग सकती हैं, आप प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं लिव इन में रह रहे। मतलब बस ये है कि आप डिवोर्स नहीं ले सकते बिकॉज यू आर नॉट मैरिड येट। बाकी आपके पास सारे वही सेम लॉज हैं जो एक वाइफ के पास होते हैं, सेम राइट्स हैं। ओके ग्रेट मैम, हम अब इस पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। आपके हिसाब से कुछ ऐसे फैक्टर्स या फिर स्पेशली फॉर द वुमेन जो अभी देख रहे हैं जो उनको जानना ज़रूरी है? प्लीज़ बी अवेयर अबाउट योर लॉज, अबाउट योर राइट्स, बेसिक राइट्स, एंड जो फ्री लीगल एड है उसका बेनिफिट लें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनका वकील जो आपके लीगल सर्विस जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अभी हैं, किसी भी JNK के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल जो लीगल सर्विस सेल मिलेगा, वहाँ पे आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओल्ड एज हैं, आपको आपके बच्चे जो हैं वो मतलब परेशान कर रहे हैं, या आपके जो बहू बेटा इस तरह से बहुत सारे केसेस आते हैं जो टॉर्चर करते हैं, आप भी आपको फ्री वकील जो है मुहैया कराया जा सकता है। प्लीज़ आप जो लीगल आपको जो राइट्स मिले हैं उनका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वकील की फ़ी की वजह से ही कोर्ट में नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ उसका बेनिफिट लें। SC कम्युनिटी से हैं, आपको SC का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ST कम्युनिटी से हैं, वो पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है EWS कैटेगरी के लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बेनिफिट के लिए दी हैं। जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट जो बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स जो लेकर आते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनसे अपने आप को प्लीज़ अवेयर रखें और उनके बेनिफिट्स लें, क्योंकि ये सारी स्कीम्स हम ही जैसे लोगों के लिए है। EWS कैटेगरी की जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, BPL सेक्शन है, वो प्लीज़ अपनी स्कीम्स का हेल्प लें। जो विडोज़ हैं वो जो उनके लिए स्कीम्स हैं वो उनकी हेल्प लें, और अवेयरनेस जो रखें। रेडियो स्टेशन है, इस तरह के पॉडकास्ट हैं, प्लीज़ सुनें, क्योंकि इनसे आपको अवेयरनेस ही होगी और आपके लिए बेनिफिट रहेगा वो चीज़। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आज का जो आपने जितना भी आपने बात की बहुत ही हेल्पफुल था। कुछ लॉज मुझे भी नहीं पता थे, वो अभी पता चले, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। All right, one of the most sincere and honest conversation we ever had on our podcast. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट या फिर ऐसे कॉन्वर्सेशंस लगातार होते रहना चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो या फिर कुछ भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फीमेल फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, विद योर नियर्स एंड डियर्स, सो दैट ये पॉडकास्ट आपको हेल्प करे। और आगे ऐसे एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।